इस एपिसोड में हम प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको बता दूं, ये नोवल वीडियो होने वाली है और नाश सोल लेवल को आत्मा चरण लेवल कहते हैं। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। वांग लिन ने महसूस किया कि वह आत्मा शिरा के सबसे करीब था और उसकी दिव्य भावना ने काली गैस के ढेर को देखा जो आत्मा शिरा की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। उसने यह महसूस किया कि काली गैस के चारों ओर एक प्रतिबंध था जो उसकी दिव्य भावना को रोक रहा था। वांग लिन को यह समझ में आया कि यह शायद कोई प्राचीन आत्मा प्रतिबंध हो सकता है। यह अंश प्राचीन आत्मा प्रतिबंध के बारे में है जो प्राचीन प्रतिबंधों में सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली था। इसमें आत्मा का टुकड़ा एक संरचना के रूप में जीवित रखा जाता था जिससे यह सामान्य प्रतिबंधों से बहुत अलग था जो मृत वस्तुओं की तरह होते हैं। वांग लिन इस प्रतिबंध के पास पहुंचता है और उसके आसपास काला कोहरा उभरता है जिसमें भूतिया आंखें और चीखें सुनाई देती हैं। यह चेतावनी का संकेत होता है कि इस प्रतिबंध में कोई खजाना छुपा हो सकता है। वांग लिन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कोहरे को चुनौती दी और भ्रम के माध्यम से इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोहरे से एक और अधिक शक्तिशाली दहाड़ सुनाई देती है जिससे वांग लिन की आत्मा को दर्द होता है। काला कोहरा तेजी से फैलने और सिकुड़ने लगता है और फिर वह एक जानवर में बदल जाता है। इस जानवर के अंदर एक छोटा सुनहरा झंडा भी है जो आत्मा शोधन संप्रदाय का खजाना प्रतीत होता है। वांग लिन जानवर की ताकत को महसूस करता है और समझता है कि यह झंडा और उसकी शक्तियां आत्मा शोधन संप्रदाय की प्राचीन विधियों से संबंधित है। वांग लिन अपनी शक्ति और साधना की स्थिति का मूल्यांकन करता है और निर्णय लेता है कि उसे इसे तुरंत पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वह लियू मेई और सुजाकू के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि सुजाकू का व्यवहार बहुत अजीब है। वांग लिन अंततः निर्णय करता है कि अगर स्थिति ऐसे ही रहती है तो वह सुजाकू को छोड़कर तियान युनजी को खोजने जाएगा और इस समस्या को पीछे छोड़ देगा। समय तेजी से बीत गया और कई महीने पलक झपकते ही गुजर गए। जब वांग लिन पहली बार यहां आया था तो गुफा के बाहर का इलाका जंगली घास से भरा हुआ और उदास था, लेकिन अब वहां कोई जंगली घास नहीं थी और वहां फूल लगाए गए थे, पत्थर हटाए गए थे और चिकने पत्थर रखे गए थे, साथ ही कुछ पत्थर की छतरियां भी थी। एक तालाब भी बना था जिसमें सुनहरी मछलियां तैरती थी। यह स्थान अब एक परीलोक जैसा लग रहा था। शू यून और लियू वेई एक छतरी के नीचे बैठे थे, सामने फलों की प्लेट थी और वे आपस में बातें कर रहे थे। लियू वेई ने चिंता जताई कि क्या कियान म्यू, जो अभी साधना कर रहा है, इन बदलावों के लिए उन्हें नाराज होगा। शू यून ने उसे शांत किया, कहा कि हर साधक को अच्छा वातावरण पसंद आता है और कियान म्यू नाराज नहीं होगा। लियू वेई ने कहा कि कियान म्यू की प्रतिष्ठा के कारण उनका जीवन बेहतर हो गया है और वे पिछले कुछ महीनों में ज्यादा आत्माएं एकत्रित करने में सफल रही हैं। शू यून ने कहा कि बिना किसी बड़े प्रतिद्वंदी के वे 100 आत्माओं वाला झंडा बना सकते हैं जिसका उपयोग खेती और कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। लियू वेई ने चिंता व्यक्त की कि ज्यादा आगंतुक आने से कियान म्यू को पता चल सकता है कि यह सब वे कर रहे हैं। शू यून ने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक पहाड़ की चोटी से लाल रोशनी की एक किरण गिरी और एक सुंदर आदमी, गोडोंग जियान, सामने आया। उसने शू यून से बात करने की इच्छा जताई। शू यून ने कहा कि कियान म्यू अभी साधना में है और उसे वापस जाने के लिए कहा। इस समय की साधना के दौरान वांग लिन ने आत्मा शिरा की मदद से नवजात आत्मा चरण से आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की। अब उसे अपनी मूल आत्मा को सुधारने की आवश्यकता थी ताकि वह आत्मा निर्माण चरण पर वापस जा सके। उसके चेहरे पर केवल 3 चाय के निशान बचे थे और सुनताई की सील टूटने के करीब थी। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने संपूर्ण आत्मा शोधन संप्रदाय के अदृश्य आवरण को ढूंढ निकाला था। यह अदृश्य आवरण कभी कभी आत्मा के टुकड़े छोड़ता था और फिर विभिन्न आध्यात्मिक ऊर्जा उनके लिए संघर्ष करने के लिए बाहर निकलती थी। आत्मा शोधन पर्वत में यह आत्मा के टुकड़े हर जगह फैले हुए थे।
इस स्थिति को देखकर वांग लिन ने आत्मा ध्वज पुस्तिका निकाली और कुछ समय बाद उसे कई रहस्यों का पता चला। आत्मा ध्वज को परिष्कृत करने की 3 प्रमुख विधियां थी: आत्मा शोधन, आत्मा निष्कर्षण और आत्मा सील करना। आत्मा शोधन में आत्मा के टुकड़ों को परिष्कृत करके उन्हें झंडे में बंद किया जाता था ताकि वे नष्ट न हो बल्कि बढ़े। आत्मा निष्कर्षण में आत्मा के टुकड़ों को परिष्कृत किए बिना उन्हें एक जीवित व्यक्ति से निकालकर आत्मा ध्वज में सील किया जाता था। आत्मा सीलिंग के बारे में वांग लिन थोड़ा भ्रमित था क्योंकि इसके बारे में उसे कोई ठोस जानकारी नहीं थी। आत्मा शोधन पर्वत में आत्मा ध्वजों को विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता था: 10, 100, 1000 और 10,000 आत्माओं के झंडे। जितना अधिक आत्माएं एक ध्वज में होती, उसकी शक्ति उतनी अधिक होती थी। जिसमें 1000 आत्मा वाला आत्मा ध्वज बनाने के लिए प्राथमिक आत्मा की आवश्यकता होती है, जो अन्य आत्माओं से अधिक शक्तिशाली हो। वांग लिन ने आत्मा ध्वज का अध्ययन करते समय किलिन को प्राथमिक आत्मा के रूप में चुना और उसने आत्मा के टुकड़े एकत्र किए जिन्हें आत्मा शिरा में अवशोषित किया गया था। उसने 3 महीने में लगभग 90% आत्मा के टुकड़े चुराए, जिनमें शक्तिशाली और कमजोर आत्माएं शामिल थी। इन टुकड़ों में से एक नवजात आत्मा को उसने अपनी प्राथमिक आत्मा के रूप में लिया। इसके अलावा आत्मा ध्वज के निर्माण के लिए 3 तकनीकें थीं: संघनित करना, आत्मा भंवर और रक्त बलिदान। संघनित करना सरल था, जबकि आत्मा भंवर एक दुर्लभ तकनीक थी जिसे केवल कुछ साधक ही सीख सकते थे। रक्त बलिदान का उपयोग आत्मा ध्वज की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए किया जाता था। वांग लिन ने आत्मा निकालने वाले पर्वत की विधि को सीखने का निर्णय लिया था। हालांकि इस तकनीक को विकसित करना बहुत कठिन था। यहाँ तक कि अधिकांश नवजात आत्मा शिष्य भी इसे सीखने में सक्षम नहीं थे। वांग लिन ने अपना हाथ हिलाया और आत्मा भंवर गायब हो गया। उसने एक आत्मा झंडा निकाला और फिर बड़ी मात्रा में आत्मा के टुकड़े उसमें समा गए। डोडोंग जियान का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसे उन सभी आत्मा के टुकड़ों को इकट्ठा करने में सालों की मेहनत लगी थी और वे इस तरह से चुराए गए थे। एक आह भरने के बाद वह केवल कड़वी मुस्कान ही दे सका। यह आत्मा शोधन संप्रदाय का नियम था। वह यहाँ वांग लिन का आत्मा ध्वज चुराने आया था, लेकिन उसकी जगह उसका ध्वज ले लिया गया। उसने एक और आह भरी, वांग लिन को अपने हाथ जोड़े और उदास होकर चला गया। वांग लिन ने पकड़ी गई नवजात आत्मा को अपने आत्मा ध्वज में डाल दिया। जल्द ही वह पहले से ही अंदर मौजूद नवजात आत्मा से लड़ने लगी। वांग लिन ने अब झंडे की ओर नहीं देखा। वह जानता था कि विजेता नई प्राथमिक आत्मा बन जाएगा और हारने वाला विजेता का अधीनस्थ बन जाएगा। शू यून और लियू वेई के दिल धड़क रहे थे क्योंकि वे चुपचाप एक तरफ खड़े थे। हालांकि शू यून पहले आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यह वरिष्ठ भाई किंग न्यू आत्मा भंवर पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। वांग लिन ने चारों ओर देखा। यह जगह बहुत सुंदर थी और इसमें एक खास आकर्षण था। वांग लिन ने शांति से और धीरे से कहा, मैं तुम दोनों के द्वारा मेरी गुफा के परिवेश को बदलने की बात छोड़ देता हूँ। तुम दोनों जल्दी से चले जाओ। जू यून ने विनती भरे भाव प्रकट करते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई किंग न्यू, हम दोनों आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर हम अभी चले गए तो हमने जिन आत्मा के टुकड़ों के लिए इतनी मेहनत की है वे चोरी हो जाएंगे। हम दोनों को केवल साधना के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए। हम निश्चित रूप से आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। वांग लिन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गईं। जब उस नजर ने जू यू को देखा तो उसका दिल कांप उठा। लियू वेई पहले से ही डरपोक थी और इस समय वह इसे और नहीं रोक सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। लियू वेई बहुत प्रतिभाशाली थी। वह अपेक्षाकृत जल्दी कोर फॉर्मेशन के मध्य चरण तक पहुंच गई। फिर एक बाहरी शिष्य प्रतियोगिता के दौरान उसने अपना सब कुछ दे दिया और एक आंतरिक संप्रदाय की शिष्य बन गई। लेकिन आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने उम्मीद की थी।
आंतरिक संप्रदाय एक ऐसा स्थान था जहां ताकतवर लोग कमजोरों को खा जाते थे। यह उससे बहुत अलग था जिसकी उसने एक साधना संप्रदाय से अपेक्षा की थी। वांग लिन ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और बस उन दोनों को बाहर फेंकने ही वाला था कि अचानक उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखने लगा। वांग लिन और लियू मेई के बीच एक गहरे संवाद का सिलसिला चलता है। लियू मेई, जो सुजाकू देश से है और एक शक्तिशाली साधिका है, वांग लिन को चेतावनी देती है कि उसके ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है। वह उसे सुजाकू ग्रह छोड़ने की सलाह देती है क्योंकि उसके गुरु जुकेजी बहुत शक्तिशाली है। लियू मेई यह भी बताती है कि उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने रेड बटरफ्लाई को मार डाला, जिससे वांग लिन को एहसास होता है कि उसकी लड़ाई केवल एक छोटी घटना नहीं थी, बल्कि यह बड़ी साजिश का हिस्सा थी। लियू मेई के जाने के बाद वांग लिन को महसूस होता है कि वह उसे समझने में कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव होता है और वह महसूस करता है कि लियू मेई अपने निर्दयी स्वभाव को छुपाने के लिए भावनाओं का उपयोग कर रही है। वांग लिन की सोच में अब यह सवाल उभरता है कि उसे लियू मेई के बारे में ऐसा अजीब सा क्यों लगता है। इसके बाद वांग लिन ने शू यून और लियू वेई को अपनी गुफा से बाहर ले जाकर उनकी स्थिति पर गौर किया और उसे एहसास हुआ कि दोनों महिलाओं के व्यक्तित्व में एक गहरी चुप्पा है। वांग लिन अब पूरी स्थिति को और भी बेहतर समझने लगा है। वांग लिन ने देखा कि लियू मेई गायब हो गई है तो उसकी आंखों में ठंडक आ गई। उसने सोचा कि लियू मेई का साधना स्तर उससे अधिक होना चाहिए क्योंकि वह जुके जी की शिष्या बन पाई थी। हालांकि वह यह नहीं समझ पा रहा था कि लियू मेई उसके संपर्क में क्यों आई। उसने लियू मेई और जू यून को दूर फेंक दिया और महसूस किया कि लियू मेई का उद्देश्य उसे मारना नहीं था, बल्कि उसका संपर्क कुछ भावनात्मक और निर्दयतापूर्ण था। वांग लिन ने अपनी साधना में ध्यान केंद्रित किया और सोचा कि उसकी मूल आत्मा ठीक होने पर वह मध्य चरण में वापस लौटेगा। उसे अपनी आत्मा को सुधारने के लिए और अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव की आवश्यकता थी। इसलिए वह आत्मा शोधन पर्वत की गहराई में गया और वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव इस्तेमाल करने लगा। जू यूं और लियू वेई जब उठे तो उन्हें पता चला कि वे गुफा की सीमा से बाहर नहीं थे। दोनों ने मिलकर एक छोटी सी गुफा बनाई और साधना करने लगे। वांग लिन अपनी मूल आत्मा को संघनित कर रहा था जब उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी स्थिति कुछ महीने पहले की तुलना में बहुत बेहतर थी और उसके चेहरे पर केवल 2 चाय के निशान बाकी थे। उसने अपनी दिव्य भावना का उपयोग करते हुए 3000 फीट दूर सुनहरे आत्मा ध्वज पर ताला लगा दिया। तभी झंडे के पास एक भ्रम प्रकट हुआ और उसमें से एक विशाल किलिन जानवर दिखाई दिया, जिसकी आंखों में रक्त पिपासा थी। बूढ़ा आदमी, जो आत्मा शोधन पर्वत का प्रमुख था, उस किलिन को देखकर उदास हो गया और कहा कि 100,000 आत्मा वाला झंडा और भी मजबूत हो गया है। उसने झंडे को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के बारे में शिकायत की। किलिन ने बूढ़े आदमी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में तिरस्कार था। बूढ़े आदमी ने एक हल्का सुनहरा झंडा निकाला और उससे अनगिनत आत्माओं को बाहर बुलाया। उसने किलिन पर हमला करने के लिए 10,000 आत्माएं भेजीं, लेकिन किलिन ने उन्हें खाना शुरू कर दिया और हर आत्मा को खाने के बाद थोड़ा और बड़ा हो गया। बूढ़े आदमी को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब किलिन ने ऐसा किया था। बुजुर्ग आदमी अपनी शक्तियों का उपयोग करके किलिन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसमें रक्त बलिदान जैसी विधियों का सहारा लेता है। इस दौरान किलिन के अंदर और बाहर से आत्माओं का हमला शुरू हो जाता है, लेकिन किलिन घबराता नहीं और 2 राक्षसी जानवरों का निर्माण कर देता है। बुजुर्ग आदमी, जो पहले किलिन को एक ही रूप में देख चुका था, अब आश्चर्यचकित है क्योंकि एक और किलिन प्रकट हो जाता है। उसने अपनी पूरी शक्ति से तीसरे किलिन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह असहाय महसूस करता है। इस संघर्ष में किलिन की शक्ति और बुजुर्ग आदमी की निराशा दोनों प्रमुख हैं। पहले बुजुर्ग व्यक्ति को किलिनों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वह तीसरी बार प्रयास करता है तो उसे यह पता चलता है कि तीसरा किलिन भी मौजूद है और इसके बाद चौथा,
पांचवां और अन्य किलिन हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में वह एक दिव्य शक्ति का अनुभव करता है जो पहले उसे आत्मा निर्माण के एक बड़े साधक के सामने महसूस हुई थी, लेकिन इस बार यह भावना और भी शक्तिशाली थी। दिव्य शक्ति के असर से किलिनों का विनाश होता है और वांग लिन अपनी साधना के स्तर में सुधार होने के कारण अब इन किलिनों से लड़ने में सक्षम होता है। सुनहरे आत्मा ध्वज की शक्ति से किलिनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वू दाओकी को भी घायल कर दिया जाता है। अंत में वांग लिन किलिनों के असली नेतृत्वकर्ता को पहचानता है, जो एक सुनहरे किलिन के रूप में प्रकट होता है। वांग लिन और किलिन के बीच मुकाबला हो रहा है। किलिन, जो लिंग तियानहो के पास मौजूद किलिन का आत्मा का टुकड़ा है, वांग लिन के खिलाफ लड़ाई में सम्मिलित होता है। किलिन की आभा पहले के किलिन से कमजोर है, लेकिन इसके पास अपनी विरासत की यादें हैं जो इसे मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं। वांग लिन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किलिन के साथ संघर्ष करता है और अंत में किलिन पर हमला कर उसे छेदता है। वांग लिन और किलिन के बीच एक तीव्र युद्ध चल रहा था। किलिन ने दहाड़ते हुए काली गैस से आत्मा के टुकड़े निकाले और उन्हें अपने शरीर में वापस खींच लिया। वांग लिन ने आत्मा ध्वज का उपयोग कर उन आत्मा के टुकड़ों को नियंत्रित किया और किलिन से लड़ाई शुरू कर दी। उसने किलिन का ध्यान भटकाया और उसे बंद करने के लिए प्रतिबंधों का प्रयोग किया। किलिन ने संघर्ष किया और प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वांग लिन ने अनगिनत प्रतिबंध लागू किए, जिससे किलिन का शरीर कमजोर होने लगा। फिर वांग लिन ने प्रतिबंध झंडे का इस्तेमाल किया, जिससे अनगिनत काले भाले किलिन की ओर बढ़े। किलिन ने अपने शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी की गेंदें प्रकट की और भाले को रोकने की कोशिश की। धमाकों के बाद कुछ भाले किलिन से टकराए और उसके शरीर से और आत्मा के टुकड़े बाहर निकले, जो वांग लिन के आत्मा भंवर में समा गए। किलिन ने जोर से दहाड़ लगाई और संघर्ष करना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर पर लगे प्रतिबंध टूटने लगे। वांग लिन ने देखा कि यह किलिन, जो एक आत्मा अंश से बना था, अत्यधिक शक्तिशाली था और जल्द ही और भी ताकतवर हो सकता था। उसकी आंखें काली हो गई और उसने अपने युद्ध रथ को सक्रिय कर दिया। किलिन ने जब आत्मिक जानवर को देखा तो उसने युद्ध की इच्छा दिखाई और दोनों जानवरों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। आत्मिक जानवर ने किलिन के हमले को रोकने के लिए जोरदार प्रतिक्रिया दी, लेकिन किलिन की सुनहरी रोशनी ने उसे हर बार पीछे धकेल दिया। जब आत्मिक जानवर ने किलिन पर हमला किया तो उसके शरीर पर लगे जंजीरों ने उसे कमजोर कर दिया। किलिन ने अपने प्रतिबंधों को तोड़कर आत्मा के टुकड़ों को छोड़ दिया, जो आसपास के आत्मा भंवरों द्वारा तुरंत अवशोषित हो गए। हालांकि किलिन अब आत्मिक जानवर से मुकाबला करने के लिए सक्षम नहीं था और निराश हो गया। जब किलिन भाग गया, वांग लिन ने स्वर्ण आत्मा ध्वज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किलिन ने गुस्से में आकर वांग लिन पर हमला कर दिया। वांग लिन ने युद्ध रथ की जंजीरों को हटा दिया और मुकाबला जारी रखा। आत्मिक जानवर किलिन पर हमला करता है, लेकिन किलिन उसे नाकामयाब करते हुए भागने की कोशिश करता है। फिर वांग लिन स्वर्ण आत्मा ध्वज को पकड़ता है, जिससे उसे शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा मिलती है। आत्मिक जानवर बहुत क्रोधित होता है और वांग लिन को नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वांग लिन उसे जंजीरों के जरिए बंद कर देता है और उसे अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद वांग लिन पहाड़ की चोटी पर लौट आता है और देखता है कि काली गैस आकाश में फैल गई है, जिससे उच्च साधकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। वांग लिन ध्यानपूर्वक घटनाओं को देखता है, लेकिन वह डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास अंतरिक्ष को चीरने और भागने के लिए शक्तियां हैं। जब कोई एपिसोड समाप्त होता है तो आप इसे अच्छे तरीके से इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं: यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में क्या होगा, यह देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही अगले एपिसोड के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।